नमस्कार, सिटीजन वॉइस शो में आप सबका स्वागत है। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, आप लोगों से निवेदन है, सिटीजन वॉइस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर करें। जनता की आवाज़, आवाम की आवाज़, सिटीजन वॉइस शो आप सबकी आवाज़ है। आज हम चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी पर। नरेंद्र मोदी सरेंडर कर चुके हैं। जिस ऑपरेशन सिंदूर के हवाले उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और हम बदला चुकाएंगे उन मांगों का जो उजड़ गईं। ये मैं बात कर रहा हूँ पहलगाँव के हमले की। और पहलगाँव के हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चालू हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप लगातार 70-80 बार बोलते रहे कि ये लड़ाई मैंने रुकवाई और उस लड़ाई रुकवाने का आगाज भी उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था मैंने इंडिया पाकिस्तान से बात कर ली है, उनकी लड़ाई रुकवा दी है, मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाना चाहिए। जब ये बात मोदी जी से पार्लियामेंट में पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी का ना फोन आया ना मैं किसी से बात करता हूँ। और फिर जब वो G20 मीटिंग में गए तो उड़ीसा में आके कहते हैं कि देखिए ट्रम्प साहब का फोन आया, वो मुझे बुला रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं पावन धरती पे जा रहा हूँ उड़ीसा की, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ट्रम्प साहब से नहीं मिलूंगा। और उसी ट्रम्प साहब की बदौलत जो डील पिछले 9 महीने से पेंडिंग थी, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनका हो गया, व्यापारियों का हो गया, उसके बाद अनंतः डील वही हुई जो ट्रम्प साहब चाहते थे। 500 बिलियन का प्रोडक्ट खरीदना भारत की जनता के लिए, भारत की इकोनॉमी के लिए कितना घातक साबित हो सकता है। $1 बिलियन मतलब 9,000 करोड़ रुपए, अगर 90 रुपए से आंके, वैसे तो डॉलर 100 के पार जाने वाला है, पर अभी अगर 90 रुपए पे आंके $9,000, 9,000 करोड़ रुपए, मतलब कि अगर हम 450 या $500 बिलियन की बात कर रहे हैं तो ये कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। 4.5 लाख करोड़ रुपए की खरीदारी अमेरिकी सामान की भारत ने दे दी है 0% टैरिफ पे, और बदले में हमें क्या मिला है? 18% टैरिफ। तो ये घाटे का सौदा है या फायदे का सौदा है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं जिसमें संवैधानिक प्रक्रियाओं को, लोकतंत्र की प्रक्रियाओं को और संसद की प्रक्रियाओं को ताक पर रख के रोज नए रूल्स बदल दिए जाते हैं। उन रूल्स पर आज हम बात करेंगे और उसके बाद हम नरेंद्र मोदी के ट्रंप साहब के साथ जो अनुबंध हुआ है, यूएस ट्रेड डील, इंडिया यूएस ट्रेड डील, उस पर बात करेंगे। और हमारे साथ सुजाता जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुजाता जी आपका। इससे पहले मैं नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करूं, नमस्कार। इससे पहले मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपसे प्रश्न लेता हूं। में क्या है 352 में यह है कि राष्ट्रपति भाषण में किन किन विषयों पर चर्चा कर सकते हैं, यही ना। फॉर द पर्पस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिबेट, प्रेसिडेंट किसको पद्मश्री देता है ये यहाँ पर अब दादा सुनो मेरी बात, मैं यूज द प्रेसिडेंट। अब सुनो, एक मिनट मैं इस पे रूलिंग दे दूं ताकि परमानेंट आपका काम रहे। बैठ जाता, अब मैं पढ़ लूं। राष्ट्रपति अभिभाषण पर सब विषयों पर चर्चा कर सकते हैं और चर्चा करने के साथ उन विषयों पर भी चर्चा कर सकते हैं जिन विषयों को राष्ट्रपति भाषण में जोड़ना है। ठीक है, चलो मान आप, मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हो ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं, हाँ बोलिए। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय, एक मिनट, माननीय सदस्य, आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? सुजाता जी, 6 साल में नियत बदल गई सरकार की। ये सरकार नियम अपने अनुसार बनाती है। लोकसभा अध्यक्ष महोदय का ही पुराना वीडियो गवाही दे रहा है कि राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा का दायरा असीमित है। आप किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि राहुल गांधी ने की। तो फिर क्यों इंडिया चाइना रिलेशन पर उनको बोलने नहीं दिया गया? सुजाता जी। ये जो है ना, ये इनकी नियत की बात है। और इनकी नियत ये है कि जो हम कहे वही सही, जो हम तुम्हारी जुबान में डाले तुम बोलो वही, तभी हम कहेंगे तुम हो सही, वरना तो हम तुमको न जाने कौन कौन से शब्दों से नवाजेंगे। अरे इनका तेजस्वी सूर्या जब बोल रहा था
और हमारी पार्टी को ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि कांग्रेस पार्टी ऐसी है वैसी है, हम देशभक्त नहीं है, हम देश के खिलाफ काम करते हैं। तो जवाब तो सुन लेना चाहिए था, मगर मोदी जी का डर है ये, और ये डर मैं कहती हूँ अच्छा है। ये राजनाथ सिंह का डर था, ये अच्छा है। ये क्या नाम है वो, शिव शंकर, उनका डर था, जय शिव वो शंकर। अच्छा। जी जी, जयशंकर, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ, वो अच्छा है। एनएसए अजीत डोवल, उनका डर अच्छा है, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुके हैं। उन्होंने राहुल गांधी जी को जितना रोका ना, उतना ये बात अब चर्चा में आ गई और ये पता चल गया कि इन्होंने जनरल नरवाने के कई फोन कॉल्स पर ये निर्देश नहीं दिए कि उन्हें क्या करना है। जब चीनी फौज पीएलए माउंट कैलाश की तरफ बढ़ रही थी, 1 किलोमीटर तक पहुंच गई, 500 मीटर तक पहुंच गई, और हमारे पास आर्टिलरी थी, हम फायर करके उनको पीछे हटा सकते थे। पहले हमारे जो सेना है उन्होंने वार्निंग साइन दिया था उनको, लेकिन नॉर्दर्न कमांड के जनरल योगेश जोशी जी बार बार फोन कर रहे थे जनरल नरवाने को, नरवाने जी फोन कर रहे थे इनको राजनाथ सिंह जी को, एनएसए को, इन तमाम चारों लोगों को, लेकिन कहीं से कोई डायरेक्शन नहीं आया। और आखिर में आया, और पहले क्या आया कि जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा तब तक तुमने कुछ नहीं करना। अरे तब तक तो वो ऊपर पहुंच गए, फिर कह रहे जो जी मैं कर लो, पहले घर का कब्जा करवा लिया, समय रहते उन्हें भगा देते। और फिर आपको पता है कि जब हमने जब कोर कमांडर की टॉक्स के बाद कहा इन्होंने कि वो रिट्रीट कर गए, अरे रिट्रीट नहीं कर गए, हम भी कुछ कदम पीछे हटे, वो भी कुछ कदम पीछे हटे, और माउंट कैलाश जो है वो जहां जो एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट था हमारे लिए, जिसका कब्जा हमने कुछ ही घंटों पहले लिया था, वो हमारे कब्जे से बाहर चला गया। यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ना कुछ तो सांठगांठ कर रखी है चीन से, और इसी कारण से लद्दाख में सोनम वांगचुक जेल में है, ताकि लद्दाख का मूवमेंट कमजोर हो जाए। और लद्दाख में चीन जो है घुसपैठ कर रहा है, गलवान वैली हम जानते हैं, माउंट कैलाश की बात मैं बोल चुकी, और उधर सिक्किम में खतरे में, अरुणाचल का नाम बदल रहे, अरुणाचल को वो अपना मानते, पूरा गांव आसपास बसा दिया उन्होंने। भूटान उनकी तरफ है, नेपाल उनकी तरफ है, उधर आप म्यांमार के बगल में बांग्लादेश देखिए, बांग्लादेश उनकी तरफ है। तो हमारे साथ कौन है? मगर नरेंद्र मोदी जी कुछ ना कुछ तो इनके साथ भी उन्होंने साठगांठ अवश्य करी। और मैं वो इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज का जो मेन विषय है कि आप राहुल गांधी जी को नहीं बोलने दे रहे, यानी कि आप डरते हैं ना कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपका वो जो राष्ट्रवाद का गुब्बारा है वो फट चुका है, क्योंकि वो सिर्फ गुब्बारा था, उसमें हवा थी, असली कुछ नहीं था। और अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आपके ऊपर सवाल उठाए, आपने रोक रखा है उनकी किताब को, वो पिछले साल अप्रैल में आना चाहिए, पिछले से पिछले साल अप्रैल 2024 में पब्लिश होना था, अमेजोन पे वो लिस्ट हो चुका था, मगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसे नहीं छापा। और जब राजनाथ सिंह ने खड़े होकर ये कहा कि इसमें कुछ गलत है, तो गलत क्या भाई, क्या गलत है, तुमको कैसे पता? तुमने जांच करी क्या? जांच एजेंसी हो, यानी कि तुमने किताब रोक रखी है, क्योंकि तुम पर आरोप है कि तुम्हारी वजह से माउंट कैलाश हमारे हाथ से गया। लेकिन आज जो ट्रम्प जी के बारे में बात करनी है, मेरे ख्याल से वो बेहद आवश्यक है एजी सिंह जी, क्योंकि जिस तरह का ट्रेड डील हुआ है और हमारे को ट्रम्प साहब ने बताया है, तो बताइए हुआ है ना कमाल? जी, मैं इनफैक्ट आपके पास इसलिए आना चाहता हूँ उस बात पे कि राहुल गांधी जब पार्लियामेंट से बाहर निकले, उन्होंने एक बात और कही। उन्होंने कहा कि मोदी साहब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। क्या वो एप्स्टीन फाइल को लेकर परेशान हैं? क्या वो अदानी के एसईसी मामले में, जिसमें अब वहाँ पे वकील उनके पेश हो चुके हैं और उन्होंने उनसे टाइम मांगा है कि वो टाइम रहते अपनी सारे तथ्य और जो डिटेल्स हैं वो लिखित रूप में दे देंगे, तो एक तलवार तो अदानी साहब पर भी लटकी है। और इस एप्स्टीन फाइल के लगातार खुलासे हो रहे हैं, जिसमें हरदीप सिंह पुरी का कई जगह नाम आया, मोदी सरकार से जुड़े बहुत सारे लोगों का नाम आया, शायद मोदी साहब का भी नाम उसमें है, जिस वजह से मोदी साहब कॉम्प्रोमाइज लग रहे हैं। जिस डील को वो पिछले 9 महीने से अवॉइड कर रहे थे, सडनली वो डील क्यों हुई? और उसमें आपको याद होगा कि परसों जब हमने बजट पे बात की थी, तो बजट पे हमने कहा था कि कृषि पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड, मनरेगा मजदूर, जिसका नाम वीबीजी राम जी है, उस पर उनके क्या बजट होगा, कोई फाइन प्रिंट नहीं दिया गया।
महिला आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए उनको पक्का करने की बात थी, उसके बारे में भी कोई बात नहीं की। अमेरिका से आने वाले कृषि और डेयरी उत्पादकों के लिए भारत का बाजार खोल दिया गया है, जिस पर टैक्स 0% है। भारत के एक्सपोर्टर्स पे टैक्स 18% है। हमारा श्रिम्प एक्सपोर्ट बिल्कुल नीचे जा चुका है, हमारा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट नीचे जा चुका है। बांग्लादेश और छोटे-छोटे कंट्रीज से हम लोग कम्पीट कर रहे हैं और भारत के ही बहुत सारे जो व्यवसायी हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अपने यूनिट्स को साउथ एशियन कंट्रीज में ले गए हैं और इसका हमने एक डेटा भी दिया था कि पिछले 4 महीने से नेट एफडीआई हमारी नेगेटिव है। उस नेट नेगेटिव एफटीआई जो हमारी नेगेटिव है, उसमें एफपीआईज का 25-26 बिलियन का जो पुल आउट है, उसके अलावा 20 से माफ कीजिएगा 35 से 55 बिलियन डॉलर जो है वो सिर्फ हमारे भारतीय जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बाहर चले गए हैं पैसा लेकर, क्योंकि वो कहते हैं यहाँ यूनिटी नहीं चलाना चाहते। तो इन सब बातों को लेकर एक बड़ा गहन ये बातें उठ जाती हैं कि जब भारतीय उत्पादकों पर 18% टैक्स लगाया गया और अमेरिका से जब कृषि और डेयरी के आइटम जब इंपोर्ट होंगे उस पे 0% टैक्स है, तो किस बात का सेलिब्रेशन हो रहा है? मोदी जी को माला पहनाकर उनका अभिभाषण मतलब उनका अभिनंदन किया जा रहा है। मैं जरा आपसे समझना चाहता हूँ, इसके पीछे का खेल क्या है? देखिए, जो बात राहुल गांधी जी ने कही है कि मोदी जी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, द प्राइम मिनिस्टर इज रियली कॉम्प्रोमाइज्ड। मतलब उनको केवल कोई एक डर नहीं है जो एप्स्टीन फाइल में आया है उसके लिए क्या किसी ने कुछ बात कही है? क्यों सरकार को साफ सूंघ गया है? इतना आके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं वो झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहा है, करते हैं ना। इस बार एप्स्टीन फाइल्स के जो खुलासे हुए हैं जिसमें मोदी जी का नाम आया है, जिसमें बताया गया कि वो जब इजराइल गए थे तो वहां नाच गा रहे थे, और जब ये बात राज्यसभा में किसी मेंबर ने उठाई, मेरे ख्याल से संजय सिंह ने उठाई थी, तो सुधांशु त्रिवेदी ने खड़े होकर कहा कि उस समय वो देश के काम के लिए इजराइल गए थे। और तो यानी कि डेट्स मैच कर रही है ना। जब ये लेटर मतलब ये जो मेल किया गया उसके कुछ समय पहले ही वो इजराइल गए थे। भाई वो उससे जेफरी पहले एप्स्टीन अमेरिका उससे पहले अमेरिका हाँ, गए थे। उससे पहले उससे पहले अमेरिका, उससे अमेरिका गए पहले थे। अमेरिका। जी। हाँ, और अगर ये कहा गया है जेफरी एप्स्टीन के द्वारा उसमें कि उन्होंने मेरी एडवाइस ली, तो आपने उनका कौन सा सुझाव लिया ये भी तो हमारे को पता होना चाहिए। उस सुझाव के बाद आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए नाचा और गाया। अमेरिकन प्रेसिडेंट के बेनिफिट के लिए का क्या मतलब? अमेरिकन प्रेसिडेंट के सामने किया ये, या कुछ और मतलब कुछ और ही इसका कॉनोटेशन है कि आप नाच रहे थे, गा रहे थे कहीं पे उनके फायदे के लिए? क्या मतलब है इसका? मुझे समझ में नहीं आया। एंड इट वर्क। व्हाट डज इट मीन इट वर्क? क्या था जो अमेरिका के हित के लिए काम कर गया मोदी जी के नाचने और गाने से? तो अगर ये बात सामने आई है तो आप इसको छुपा तो अब सकते नहीं है। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल्स को लेकर सवाल उठ रहे हैं और देखा जा रहा है कि कई लोग जो पीडोफाइल्स के साथ घूम रहे थे उन पर आज बहुत सारी उंगलियां हैं। तो क्या उसकी वजह से जो उसमें खुलासे हैं, कुछ खुलासे जो हो सकता है कि उन्होंने रोक रखे हो आपके डोनाल्ड ट्रंप ने, हम क्या कह सकते हैं? हो सकता है कि कुछ बातें हैं जो उन्होंने कहा होगा मैंने सिर्फ इतनी बातें बाहर कही हैं, ये वाली बाकी बातें नहीं कर रहा हूं बाहर। और इस कारण से दूसरा, अडानी के बेटे ने ये तो कह दिया है ना कि हम इसको रिसीव करने को तैयार है सम्मन्स को। और अब ये कहना यानी कि अगर वो वहां जाते हैं तो क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी या वो वाला पूरा सिचुएशन मैनेज करा गया है और उसकी एवज में प्रधानमंत्री ने कुछ प्रॉमिस कर दिया है? लेकिन ये सब चीजें अलग है। जो यूएस और इंडिया की ट्रेड डील है उसकी अनाउंसमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो कौन है? वो मेरा प्रेसिडेंट तो है नहीं भाई। या उसको अब मुझे उसको मानना पड़ेगा? वो ही मुझे बता रहा कि इंडिया की ट्रेड डील क्या हमारा प्रधानमंत्री बोल नहीं रहा, हमारी कोई मंत्री नहीं बोल रहे, हमारे यहाँ कोई उसके बारे में सामने नहीं आ रहा। अगर इंडो यूएस ट्रेड डील हुई है तो किसी ने ये तो नहीं कहा कि नहीं हुई। ये बात की तो खुशी मना रहे हैं। मोदी जी का ट्वीट आया कि 25% से 18% कर दिया मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तो इनको ना ये बीमारी है, मुझे लगता है बचपन में कोई दोस्त वोस्त नहीं बना इनका, इसीलिए ये सबको बोलते हैं ये मेरा माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड बराक। याद है आपको माय फ्रेंड बराक? और बराक के सामने वो नरेंद्र मोदी वाली सूट पहन के चलेगा। मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो बराक ओबामा जब जाता होगा ना मतलब ब्रेक में किसी कमरे के अंदर जोर जोर से पेट पकड़ के हंसता होगा कि कैसा आदमी है भाई ये, इस देश का प्रधानमंत्री कैसा, हम इसको नागो वाला देश समझ रहे थे।
प्रधानमंत्री भी ऐसा है। खैर, आज की बात कर लेते हैं। ये जो यूएस ट्रेड डील है, इसमें जब 18% की बात बता रहे थे आप, तो आपने कितना बताया? कितने का डील है? $500 बिलियन, तो 45 लाख ये करोड़। डील है, ये है 4.5 लाख करोड़। बताइए, 4.5 लाख करोड़। जी। जी, तो 4.5 लाख करोड़ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं अपने जीडीपी से, तो वो कितना निकलता है, वो भी देखने की जरूरत है कि मतलब अगर वो हमारी जीडीपी 3.2 ट्रिलियन है, तो 4.5 लाख हाँ, करोड़ मतलब 1.5% जीडीपी का, 1.5 कितना? ट्रिलियन का, 1.5 1.5% जीडीपी का। और इसी 1.5 ट्रिलियन की सब्सिडी, 1.5 ट्रिलियन की सब्सिडी अमेरिका के किसानों को मिलती है। और एसबीआई की एक स्टडी है कि अगर ये आयात भारत में होता है, कृषि का आयात डेयरी और एग्रीकल्चर गुड्स का होता है, तो $1 ट्रिलियन का नुकसान भारत के किसानों को होगा। $1 ट्रिलियन का नुकसान भारत के तो इसका नुकसान होगा। जी। इसका मतलब अभी मोदी जी क्या कह रहे थे, हम दुनिया की कितना, 4th नंबर, 3rd नंबर, पता नहीं फोर्थ क्या क्या बताते थे। फिफ्थ 4th। पे हैं, भी हाँ, फोर्थ पे आने की बात है। हाँ, 5th से 4th पे आने की बात। तो भैया, आप 4th में आने के बजाय अब तो 5th से भी बाहर निकल जाओगे, है ना? अच्छा, अब ये वाली बात एक हो गई। ये ट्रेड डील से एक चीज तो साफ हो गई कि इसमें वो हमारे को क्या कह रहे हैं, मेरे पास इनका वो ट्वीट है जिसमें ये बोल रहे हैं कि वी स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन। ही अग्री टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। व्हाट इज ही सेइंग? Matlab, he is saying that Indian Prime Minister has said that we will not buy oil from Russia, which was actually being bought by Ambani. मतलब रशिया से रिश्ते हम खराब कर रहे हैं, जो रशिया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी हमारे साथ खड़ा रहा, 1971 के वॉर में भी वो हमारे साथ खड़ा रहा, जब 7वां बेड़ा भेजा था इसी अमेरिका ने। अब देख रहे हैं कैसे नतमस्तक है। इंदिरा गांधी के लिए बहुत बोलते हैं ना। दादा जी, इसमें एक बिजनेस एंगल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। रशिया की जो कंपनी है जिससे हम लोग तेल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसका नाम है रोजनेट। रोजनेट नायरा एनर्जी की मालिक है और सिर्फ रिफाइनिंग कॉस्ट जो है वो मुकेश अंबानी को देती है। तो असली मालिक रोजनेट है, वो एक एसईजेड में है। एसईजेड का मतलब यह है कि वो कब कितना भी क्रूड कहीं से भी इंपोर्ट कर सकती है और कहीं भी वो एक्सपोर्ट कर सकती है। इसमें भारत की सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगता है। तो जब मोदी जी कहते हैं कि रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो वो फिर सिर्फ स्वामित्व वाली हमारी जो इंडियन ऑयल कंपनीज हैं, एचपी है, ओएनजीसी, उनके लिए वो प्रॉमिस कर रहे हैं। नायरा एनर्जी का काम नहीं रुकेगा, वो ऐसे ही चलेगा, क्योंकि उन्होंने कोई लिखित तौर पे ट्रंप को, उन्होंने पुतिन को लिख के नहीं दिया कि मैं आज के बाद से तुमसे तेल नहीं खरीदूंगा। तो ये भी समझने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ यही बात नहीं है, अगर हम चाहे हम सरकारी उसकी बात ही क्यों ना करें, लेकिन अगर हम नहीं ले रहे हो, हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती कह रहा है कि आप वेनेजुएला से खरीदे, मतलब खाड़ी देशों को भी हमने छोड़ दिया। हम क्या कह रहे हैं? हमने खाड़ी देशों के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। मोदी जी जा जाके पता नहीं कौन कौन से देश निकाल के ढूंढ लाते हैं, उनसे अपने वो लंबे लंबे माला वाला पहन लेते हैं। हाँ, अब बताइए वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए दिक्कत नहीं होगी? कैसे जिएंगे वो? मुझे तो बहुत उनके लिए भी चिंता है। खैर, ये जो इन्होंने कहा है कि ये वेनेजुएला से हमें खरीदना पड़ेगा, ये क्या मतलब हुआ? ही इज राइटिंग एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला। मीनिंग अब वो हमारे को बता रहे, ही इज डिक्टेटिंग टर्म्स टू अस एज टू वेयर वी आर गोइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम। हम कहाँ से क्या चीज खरीदेंगे उसके बारे में निर्णय लेने का अधिकार तो हमें है। हम लोकतंत्र है, हमारे देश को है, हमारे लोगों को है, हमारी सरकार को हमने इसीलिए बैठाया है कि वो देश के हित में काम करे। वो मोदी के हित में काम करने के लिए नहीं है, वो किसी अडानी के हित में काम करने के लिए नहीं, अंबानी के हित में नहीं, वो देश के हित में काम करने के लिए है। अब आप अगर इसको देखते हैं तो वो बार बार इस बात को तो कहते रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवाई, मगर वो कहते हैं as per his request, effective immediately, we agree to a trade deal between the United States and India, whereby the United States will charge a reduced reciprocal tariff. अब ये reciprocal tariff जो है 25% से 18% है, यही तो हुआ है, जीरो तो नहीं हुआ ना। और जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय भी जो स्वदेशी मूवमेंट चला था वो इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ से हमारा जो कपास था, कॉटन था, बहुत अच्छा था, तो उसका जो यार्न बनता था वो यार्न अंग्रेज जो है यहाँ से वो बनवा के ले जाते थे, उसकी रिफाइनिंग वहां करवा के अच्छा कपड़ा जो है अपने लोगों को बेचते थे जो गुड क्वालिटी का था।
उनके सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान हमारे देश में आता था, और हमारा जो उस वक्त हैंडलूम वगैरह आना शुरू हो गया था, कुछ फैक्ट्रीज भी लग रही थी, लेकिन हमारा माल जो है वो बिकना कम हो गया था। इसी कारण से फिर हमने बी इंडियन बाय इंडियन और इनके सामान का बहिष्कार किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम फिर उस स्थिति में आ गए, यानी कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमें बोलना पड़ेगा कि बहिष्कार करो, तो वो जल्दी हम समझ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अब हम उनका सामान खरीदेंगे। और इसके अलावा एक बात इन्होंने कही कि ये टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू 0। अगर अच्छा, ये भी द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कमिटेड टू बाय अमेरिकन, बाय इंडियन नहीं, बाय अमेरिकन एट अ मच हायर लेवल, ये खुद बोल रहे हैं। In addition to over $500 billion of US energy, technology, agricultural, coal and many other products. Just imagine. Yeah, pharma also. अब मैं इसमें आपको एक सिनॉप्सिस दे देता हूँ। वो सिनॉप्सिस ये है कि हमारा देश खाद में सरप्लस है, और खाद्य के चीजों में मोदी जी ने खुद कहा था कि हम व्हीट बोल ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं। यूक्रेन को जितना गेहूं चाहिए, उसमें उन्होंने जब ठेका खोला तो रिलायंस, आईटीसी, इन कंपनीज ने उस समय, जब और कंट्रीज में जो जहां पे यूक्रेन का गेहूं जाता था, क्योंकि रशिया के साथ यूक्रेन की वॉर चल रही थी, उस साल में 2022-23 की मैं बात बता रहा हूँ, जब वॉर ब्रेकआउट हुई थी, गेहूं 3200 रुपए से लेके 3500 रुपए कुंटल बिका, यानी कि 35 रुपए किलो पे बिका, जो किसान से सोर्स होता है 2223 रुपए किलो पे। ठीक है, उसमें बहुत सारा धन कमाया, अर्जित किया, प्राइवेट कंपनीज ने भी, आईटीसी ने भी, और हमारे केंद्रीय भंडार ने भी। अब जो कंट्री अपने आप को व्हीट बोल घोषित कर चुका है, और हमारी 84% जो उपज है वो गेहूं, धान, दलहन और तिलहन की है। तिलहन हमारे यहाँ कम होता है, खाद्य का तेल ज्यादा बाहर से आता है, तो दलहन और आपके गेहूं और उसकी है, पैडी की है, धान की है, और इसी में आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं उस कंट्री से जो $6 ट्रिलियन की सब्सिडी देता है अपने एग्रीकल्चर में। आप किसान को एमएसपी नहीं दे रहे, उसकी जमीन हथियाने के लिए उसका धंधा जरूर खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अब सारी कृषि उपज जो है सस्ते दामों पर, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड आइटम्स अमेरिका से आएंगी और खुले राशन से सस्ते पे मिलेंगी। खुले राशन पे आप 18% जीएसटी चार्ज करेंगे, उनको आपने 0% ड्यूटी दे दी, तो फेयर प्ले है कहां पर? लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपने खत्म कर दी। सुजाता जी, मैं आपको एक बात बताऊं, एक तो प्रॉब्लम हमारे प्रधानमंत्री के साथ ये है, ये विदेश में रहे नहीं है ना, तो इनको ये दिक्कत है। इन्होंने कहीं वो देखा होंगे ना, स्टोर में सब वो प्रोसेस्ड फूड्स और सारे जीएमओज, उन्हें लगता है वही बड़ी अच्छी, वैसे ही होना चाहिए पूरा इंडिया। वहां ऑस्ट्रिया में देखिए टनल्स हैं, तो इनको लगता है हमारे देश में भी टनल, उसके लिए हमारे पहाड़ बने या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारे यहाँ जो हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं, हमारे जो किसान है उनकी बात करते हैं, वो उनकी समझ में नहीं है। ही डजंट अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर। He, because he has begged for 35 or 40 years of his life, so he didn't really work. अगर वो खेतों में काम करते तो उन्हें समझ होती ना कृषि की। केवल कुर्सी पर बैठ के किसी अफसर ने कुछ बता दिया तो वो कृषि की समझ नहीं होती है। बहुत लोग बोलते हैं ना गरीब थे, अरे तो गरीब थी तो समझता है ना हर चीज को, जो जिस चीज को करता है। अब उन्होंने तो भीख मांगी 35 साल, तो भीख तो वो कैसे मांगी जाती है वो तो अच्छी तरह समझेंगे। लेकिन जहां तक बात है, आप ये बात कर रहे हैं, और देखिए 0 नॉन टैरिफ बैरियर्स का क्या मतलब हुआ? यही तो मतलब हुआ कि जो भी इंपोर्ट होगा वो बिना किसी शर्त पे होगा, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगा, उस पे मतलब कोई भी टैक्स तो लग ही नहीं रहा, उस पर कोई रोक टोक भी नहीं होगा। तो हमारे किसान की फसल का क्या होगा? हमारे किसान की उपज का क्या होगा? वो कैसे सरवाइव करेगा अगर उसका सामान नहीं बिकेगा? क्योंकि वो तो वहां से अपना आराम से लेके आ रहे हैं, हमारा वाला माल जो उधर जाएगा वो 18% लग जाएगा उस पे। तो हमारे किसान का माल तो कहीं नहीं जा रहा, और हमारे मार्केट के अंदर भी जो सस्ता माल होगा जनता तो उसको खरीदेगी, वो थोड़ी देखेगी कि कौन सा किसान का है या कौन से टेस्ट वगैरह पे नहीं जाते हैं आप। जब आपके पास नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो आप उसी को देखेंगे। लेकिन मुझे जो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, अपने लोगों के लिए भी हो रही है, मगर साथ में जो हमारी संप्रभुता है, हमारी स्वायत्ता है, हमारी जो
जो जिसे कहते हैं ना हमारी सॉवरेनिटी और जो पूरे सिस्टम में हमारी सॉवरेनिटी है, मुझे उसके ऊपर एक आघात लग रहा है। तो अगर मैं एक बात करूं कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, तो अगर चीप प्रोडक्ट्स आते हैं अमेरिका से, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो डेयरी में हो, चाहे वो कपड़ों में हो, चाहे मतलब मैन्युफैक्चरिंग में हो, खिलौनों में हो, कैसे भी हो, तो हम तो वो सस्ता माल खरीद रहे होंगे। और बार बार मतलब वो ना तो हमारे लिए अच्छा है, ना हमारे इंडियन फार्मर्स के लिए अच्छा है, ना हमारे छोटे बिजनेसमैन के लिए अच्छा है। उनका जो सामान वो बेच रहे हैं वो मतलब स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स से ले लेके बेच रहे हैं। तो यानी कि स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स जो है अब वो compete कर ही नहीं पाएंगे। सब्सिडीज को लेकर भी देख लीजिए, वो कहाँ कंपटीशन में वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप कृषि की बात करें, कृषि और डेयरी की, तो अगर हमने उनको अपने मार्केट का एक्सेस दे दिया, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि हमारे फार्म प्रोडक्ट्स और उनके फार्म प्रोडक्ट्स के बीच जो क्लैश होगा, उसमें 100% उनका माल सस्ता और हमारा माल महंगा दिखेगा, और लोग जो है हमारे किसान के डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। अब इसमें जो इतना बड़ा खतरा होता है कि जो हमारा छोटा किसान है ना, छोटे किसान की जो जिंदगी है वो किस जगह पे डाल रहे हैं। मगर सिर्फ ये नहीं है, आप जो रिलीजियस सेंसिटिविटीज हैं उनके बारे में सोचिए। हमारी जो हम कौन कौन सी चीजों को इस्तेमाल करते हैं ना, उससे जैसे कच्चा दूध हम लेते हैं, ये तो प्रोसेस्ड आएगा। हम दिवाली वाले दिन सुबह मतलब एक दिन पहले से बोलने लगते हैं, जब दूध आएगा तो उबालना मत, दूध आएगा तो उबालना मत, है ना? सुजाता जी, वो सुजाता जी, जी ये जो जी ये जो डेयरी की आइटम्स हैं, ये न्यू जर्सी काउस की आएंगी, जिनको ये सुअर कहते हैं। आप भूल गई? हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप अब सोचिए, वो डेयरी तो प्रोडक्ट माता में भी कोई नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है डेयरी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में, क्योंकि वो अब न्यू जर्सी काउ से आ रही है, जिनको ये सुअर मानते हैं। अब बिल्कुल। गिर की गाय का दूध आपको नहीं मिलेगा, अब न्यू जर्सी काउ का दूध आपको मिलेगा। और और दूसरी वो भी बात ये है प्रोसेस। जी, जी और दूसरी बात ये है कि इस मसौदे को डिस्कशन किसमें हुआ? एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, कोई जॉइंट सेक्रेटरीज बैठे कि उन्होंने तय किया ये मसौदा क्या होगा, इसमें कौन से कृषि उत्पादन के सामान जो है वो आएंगे नहीं आएंगे। राफेल की डील भी कुछ ऐसी ही हुई थी, मोदी जी गए थे, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके आ गए थे। आज तक पूरे भारत को नहीं पता लगा कि उस डील में था क्या। 350 मिलियन पाउंड का विमान जो है वो सडनली 1650 करोड़ रुपए में कैसे खरीदा गया। वो इंडिया स्पेसिफिक कंडीशन हमें ये नहीं, अभी भी नहीं पता। हाँ, हमारे पड़ोसी मुल्क से ये पता लगता है कि हमने गिरा दिया आपके 6, वो गिरे या नहीं गिरे इस पर भी वो बना हुआ है। तो मुझे एक ही फ्रेज याद आता है, हमने किताब पढ़ते थे, द मॉन्क हू सोल्ड हिज सफारी। मुझे तो लगता है दिस मॉन्क हैज स्नैच्ड एवरीबॉडी एल्सेस सफारी। तो यस, ये इन्होंने लिया है जी, इन्होंने सब कुछ छीन लिया आपसे। आपको सब छीन कुछ। लिया और आपको सिर्फ 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट कर दिया है। और आने वाले समय में जनता ही भुगतेगी, राम का नाम जपेगी, पराया माल अपना करेगी। हम क्या करें? हम तो बता रहे हैं पर लोग सुन ही नहीं रहे हैं। जब सुनना शुरू करेंगे, लोग उसको समझेंगे कि अगली जनरेशन की फ्यूचर कितना डिफिकल्ट होने वाला है, तो शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हमारा बहुत काम है देर। आगाह जी, हम लगातार करते रहेंगे। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए सुजाता जी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।